हेलो, वेलकम टू जावला लैब्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी परसेप्ट्रॉन के ऊपर और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि परसेप्ट्रॉन को कैसे हम पाइथन के अंदर कोड कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि परसेप्ट्रॉन किस किस चीज़ों से बना होता है और उन सब कंपोनेंट्स को हम पाइथन के अंदर आज बनाने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है, मेरी पिछली वीडियो देखिए। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। तो आज हम परसेप्ट्रॉन को कैसे पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये सब बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन को यूज़ करके हम कैसे लीनियर रिग्रेशन को अचीव कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि लीनियर रिग्रेशन होती क्या है, तो मैं उनको बता दूं। जैसे कि हमारे पास दो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं और आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पॉइंट्स के बजाय एक ग्राउंड के एक साइड पे रेड बॉल्स रखी हुई है और ग्राउंड के दूसरी साइड पे ब्लू बॉल्स रखी हुई है और हमको एक लाइन खींचनी है ताकि वो बॉल्स डिवाइड हो जाए। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी, परसेप्ट्रॉन के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट और इनपुट के बाद आता है हमारा वेट्स। इनपुट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। इनपुट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है और जब हमारे पास जो वैल्यू आती है उन सब की वैल्यू ऐड होती है और हमारे पास एक आउटपुट आता है और आउटपुट को हम पास करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले इनपुट लेयर, उसके बाद वेट्स, उसके बाद एडिशन, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन। स्क्रीन देख पा रहे हो तो इसके अंदर मैंने कुछ पाइथन कोड लिखे हुए हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम परसेप्ट्रॉन को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम उसको एक क्लास के अंदर बनाते हैं। अगर हमें परसेप्ट्रॉन बनाना है तो परसेप्ट्रॉन को एक क्लास के अंदर रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्लास डिफाइन की है, क्लास परसेप्ट्रॉन। और क्लास परसेप्ट्रॉन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो होता है जब हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या वैल्यूज होगी उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ऐसे डिफाइन करता है पाइथन के अंदर। एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें ली है जैसे कि इनपुट नोड्स, वेट्स लो, वेट्स हाई, बायस, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब होते क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक परसेप्ट्रॉन बनाया और परसेप्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज होती है। इस क्लास को डिफाइन करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज होती है। तो अगर हम कोई परसेप्ट्रॉन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, परसेप्ट्रॉन क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसकी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो परसेप्ट्रॉन दिखता कैसा है। अगर उस परसेप्ट्रॉन के अंदर दो इनपुट है तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि परसेप्ट्रॉन के अंदर दो इनपुट है। अगर उस परसेप्ट्रॉन के अंदर 10 इनपुट है तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि उस परसेप्ट्रॉन के अंदर 10 इनपुट है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर इक्वल टू 2 का मतलब है कि अगर हम इसके पास कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू लेता है 2। एंड वेट्स लो एंड वेट्स हाई का क्या मतलब है, वेट्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, लाइक फ्रॉम 0 to 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आया है कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 to 1 होगा। लेकिन अगर आप वेट्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यूज़ अगर हम 0 to 10 लेना चाहते हैं या कुछ और लेना चाहते हैं हम वो भी ले सकते हैं। और बायस होना चाहिए या नहीं, अगर मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि बायस होता क्या है। तो बायस बेसिकली एक परसेप्ट्रॉन के अंदर इनपुट होता है, वो वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, उसके बाद आउटपुट आता है। लेकिन हम बायस भी ऐड करते हैं। बायस एक ऐसी वैल्यू होती है जो इनपुट से नहीं आ रही। बायस इनपुट से नहीं आ रहा, बायस डायरेक्टली अपनी वैल्यू भेज रहा है एडिशन के अंदर। जो हमारे पास एडिशन होके चीज़ आई ना, उसके अंदर फिर एक बायस भी जाके ऐड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 10 इनपुट है, 10 इनपुट को हमने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आती है एग्जाम्पल 500। 500 के अंदर फिर हम बायस ऐड करते हैं, बायस ऐड करता है और वो बायस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, वो एडिशन ऐड होती है। ठीक है, अगर बायस की वैल्यू माइनस में होगी तो इसका मतलब कि बायस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर बायस की वैल्यू प्लस के अंदर होगी यानी बायस ऐड हो रहा है। तो हम बायस की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। तो बायस का मेन फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका बायस की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि इनपुट क्या है।
ठीक है। तो बायस ऐड हो आ रहा है, लेकिन वो आउटपुट में हमेशा उतना ही। तो अगर हमें परसेप्ट्रॉन के अंदर बायस चाहिए तो हम यहाँ पर ट्रू रख देंगे। अगर हमें बायस नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। तो अभी हम परसेप्ट्रॉन बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज़ डिफाइन करी कि कैसा परसेप्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मुझे बायस चाहिए था तो मैंने ट्रू रख दिया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पूरा बायस्ड इंसान हूँ। तो इसके बाद मैंने सेल्फ डॉट एक्यूरेसी ये वाली लिस्ट ली है। तो इस लिस्ट के अंदर हम वैल्यू डालेंगे कि हर बार जो एक्यूरेसी है मॉडल की वो कितनी जा रही है। फॉर एग्जांपल हमने परसेप्ट्रॉन लिया और हमने उसको बार बार ट्रेन किया, एक बार ट्रेन किया, 10 बार ट्रेन किया, 20 बार ट्रेन किया। तो हर ट्रेनिंग के बाद उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो हम उसको एक लिस्ट के अंदर ले लेंगे ताकि हम एंड में देख सके कि एक्यूरेसी की ग्रोथ कैसे हुई है। तो हो सकता है इनिशियली एक्यूरेसी 10 हो, 20 हो, फिर 30% तक चली जाए, फिर 40-50, फिर 100% तक चली जाए। तो हम एक ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो उसके लिए उसकी वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी वैल्यूज़ डिफाइन है क्लास के अंदर। तो दो तरीके के वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, जो पूरी क्लास के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे वेरिएबल होता है जो हम एक फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस वेरिएबल की बात करें इनपुट नोट्स, तो ये वेरिएबल डिफाइंड है एक फंक्शन के अंदर, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक क्लास के अंदर। तो हमने उसको सेल्फ डॉट इनपुट नोट्स का एक वेरिएबल है जो एक क्लास के अंदर डिफाइंड है, बिकॉज सेल्फ डॉट के बाद अगर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं वो एक क्लास के अंदर डिफाइंड होता है कि हम उसको पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इन 4 लाइन्स के अंदर वेरिएबल्स थे जो डिफाइंड थे फंक्शन के अंदर, इस इनिट फंक्शन के अंदर, उसको मैंने एक क्लास के वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया। फिर एक वेट्स की लिस्ट बनाई। अब जो वेट्स है वो लिस्ट के अंदर आते हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास आए इनपुट्स थे, वैसे ही वेट्स की वैल्यू होती है। जैसे कि इनपुट की वैल्यूज होती है वैसे ही वेट्स की वैल्यू होती है। तो वेट्स की वैल्यू को हमको स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि वेट्स की जो वैल्यूज होती है, अब जितने इनपुट होते हैं उतनी वेट्स हो गए, है ना। अगर 10 इनपुट है तो 10 वेट्स हो गए। तो हमने एक लिस्ट बनाई वेट्स के नाम की, ताकि हम वेट्स की जितनी भी वैल्यूज है उसको स्टोर कर सके। उसके बाद हमने वेट्स की वैल्यू डालना स्टार्ट किया। मैंने एक लूप चलाया फ्रॉम जीरो टू इनपुट नोट्स। तो इनपुट नोट्स बेसिकली है नंबर ऑफ इनपुट्स। जितने इनपुट्स होंगे उतने ही वेट्स होंगे ना, राइट। जीरो टू इनपुट नोट्स, ताकि मैं वैल्यू ऐड कर सकूं इस लिस्ट के अंदर वेट्स की। अब जो वेट्स की वैल्यू है, अगर हमने परसेप्ट्रॉन अभी तक ट्रेन नहीं किया, ठीक है, अनट्रेन्ड परसेप्ट्रॉन है। दो तरीके परसेप्ट्रॉन होते हैं, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड। हर तरीके की चीज़ ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड होती है। तो स्टार्टिंग में हर चीज़ अनट्रेन्ड होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में दिमाग कैसा होता है, रैंडम होता है, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम ना रैंडम वैल्यूज़ डालते हैं। रैंडम कुछ भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं वेट्स की, डजेंट मैटर। हमारे पास एंड रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। और उसकी बात मैं बाद में करूँगा कि सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस इज़ द बेस्ट हाइपोथेसिस एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम मशीन लर्निंग के अंदर करते हैं ताकि हम इनिशियल वेट्स को डिफाइन कर सकें, ताकि फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रैंडम लेने वाले हैं। तो वेट्स की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, हम एक रैंडम नंबर के अंदर स्टोर करने वाले वेट्स की वैल्यू, उसको अपेंड करेंगे हम सेल्फ डॉट वेट्स के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास, आपको पता होगा कि एक वैल्यू एक लाइब्रेरी होती है रैंडम करके। तो मैंने रैंडम इंपोर्ट किया। तो मैंने इस तरीके से उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, रैंडम डॉट रैंडम। तो मेरे पास एक वैल्यू आई फ्रॉम 0 to 1। जो रैंडम डॉट रैंडम देता है, ये वैल्यू देता है फ्रॉम 0 to 1। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया वेट्स हाई माइनस वेट्स लो, जो रेंज होती है, रेंज के अंदर मैंने उसको लाया कि उसकी रेंज क्या है, वेट लो से लेके वेट हाई के बीच में। और यहाँ पर वेट लो के साथ मैंने उसको ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मान के चलो अगर हमारी वेट लो का मतलब है कि उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है उसकी रेंज, जो हमने इनिशियल वैल्यू देनी है वेट्स की, तो उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी है। तो अगर वो -1 से स्टार्ट होनी है तो वेट लो हो जाएगा -1।
अगर वो 1 से स्टार्ट होने वाली है तो उसका हो जाएगा 1। तो वैसे ही हम रेंज देते हैं कि उसकी रेंज क्या आने वाली है। तो इस मेथड से हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं उस रेंज के अंदर। तो हमने इसको सेव किया रैंडम नंबर के अंदर और बाद में रैंडम नंबर को अपेंड कर दिया इस लिस्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। तो अब आगे चलते हैं कि अब हमारे पास तो बायस भी है, ठीक है। यहाँ पर हमने बायस ट्रू ले रखा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर हमारे पास बायस है और बायस लेना बेनिफिशियल होता है, अगर आप कोई भी परसेप्ट्रॉन बना रहे हो या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ऑलवेज टेक बायस। बायस के बिना ट्रेनिंग इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो आप छोटे छोटे मॉडल्स तो बना सकते हो, लेकिन बायस के बिना बड़ी चीज़ें बनाना इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मैंने बायस इक्वल्स टू ट्रू लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर दो केसेस बनते हैं, पहला केस अगर बायस है, दूसरा केस अगर बायस नहीं है। अगर बायस नहीं है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बायस नहीं है। लेकिन अगर बायस है तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इफ़ बायस। अगर बायस है तो हमको क्या करना है। तो बायस को हम इस तरीके से ले सकते हैं, एक वेट है जिसका इनपुट हमेशा 1 है, इसका मतलब हो गया बायस। वेट है जिसका इनपुट हमेशा 1 ही रहेगा, उसका इनपुट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। और हम कोई भी इनपुट दे, बायस का इनपुट हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वेट है जिसका इनपुट हमेशा ही 1 होगा, दैट मीन्स बायस। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर बायस है तो मैंने वेट्स की लिस्ट में एक और रैंडम नंबर को अपेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास पूरी की पूरी परसेप्ट्रॉन तैयार है। और यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट वेट्स एन पी नंपाई एरे बना के इसको सेव कर दिया। तो यहाँ तक हमारा पूरा परसेप्ट्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। तो अब आगे चलते हैं फंक्शंस के ऊपर कि परसेप्ट्रॉन का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन अब उसके फंक्शंस भी तो हो गए ना, कुछ वो कुछ करेगा तो सही ना, उसके कुछ एक्शंस हो गए, उसको कुछ करना भी है। तो अब हम एक क्लास के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हमने बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन प्रिंट वैल्यूज। तो डजेंट मैटर आप ये फंक्शन ऐड करो या नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐड किया है यहाँ पर। प्रिंट वैल्यूज़ का मतलब कि जो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमने यहाँ पर चीज़ें डिफाइन की है कंस्ट्रक्टर के अंदर, उन वैल्यूज़ को सिर्फ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि क्या क्या वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ऐड की है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। गॉट इट। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करते तो इट्स ओके, परसेप्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इस फंक्शन को मैं बाद में डिफाइन करूंगा कि ये फंक्शन है क्या और ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अभी चलते हैं गेट आउटपुट की तरफ। अब क्या है ना, हम कोई वैल्यू दे रहे हैं परसेप्ट्रॉन को, हम परसेप्ट्रॉन को कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो उसको कौन कैलकुलेट करेगा, तो वो ये वाला फंक्शन कैलकुलेट करेगा। अगर हम परसेप्ट्रॉन के अंदर कोई इनपुट देते हैं, उससे आउटपुट लेते हैं, तो उसकी जो बीच में कैलकुलेशंस हो रही है वो ये वाला फंक्शन कैलकुलेट करेगा कि हम आउटपुट जनरेट करें फ्रॉम इनपुट। तो अब इस फंक्शन की तरफ देखते हैं कि ये फंक्शन है क्या और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट वैल्यूज के अंदर सारी की सारी लिस्ट की वैल्यूज डाली है और उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो हमने इनपुट वैल्यू दी है परसेप्ट्रॉन को, क्या हमने ज़्यादा इनपुट वैल्यूज दी है या कम दी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान के चलो जब हमने परसेप्ट्रॉन को डिफाइन किया था तो हमने परसेप्ट्रॉन को इस तरीके से डिफाइन किया था कि वो सिर्फ 10 इनपुट ले सके। लेकिन जब हमने उससे आउटपुट मांगा, कि हमने डिफाइन कर दिया कि परसेप्ट्रॉन के 10 इनपुट है, 10 इनपुट है, और उसके बाद जब हमने परसेप्ट्रॉन को यूज़ किया, यूज़ करते समय उसको
उससे आउटपुट लेते समय हमने उसको 11 इनपुट दे दिए, तो परसेप्ट्रॉन काम नहीं करेगा ना। परसेप्ट्रॉन डेफिनेटली काम नहीं करेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही 10 इनपुट के लिए बना है, तो हम उसको 11 इनपुट कैसे दे सकते हैं, या फिर 9 इनपुट कैसे दे सकते हैं। तो ये मैंने चेक लगाया, ये क्या परसेप्ट्रॉन के 10 इनपुट है या नहीं है, क्या परसेप्ट्रॉन के उतने ही इनपुट है जितने डिफाइन किए थे परसेप्ट्रॉन के लिए या नहीं। उसके बाद यहाँ से हमने इनपुट वैल्यूज़ लिया बाय द वे। तो उसके बाद अगर हाँ, अगर दोनों मैच कर जाते हैं, तो हम आगे क्या चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले कि उसके पास, परसेप्ट्रॉन के पास बायस है या नहीं है। क्या हमने परसेप्ट्रॉन को डिफाइन करते समय बायस ऐड किया था या नहीं किया था। अगर हमने बायस ऐड किया था, तो इसका मतलब है, मैंने पहले आपको डिफाइन किया था, पहले आपको मैंने बताया था कि बायस का मतलब क्या होता है। बायस का मतलब एक ऐसा वेट होता है जिसका इनपुट हमेशा 1 है। यू गॉट इट। बायस एक ऐसा वेट है जिसका इनपुट हमेशा 1 है। तो अगर बायस ऐड है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हमने वेट्स को तो पहले डिफाइन कर दिए सारे के सारे, जिसके अंदर एक बायस वाला वेट भी था, लेकिन अब बायस वाले वेट के लिए कोई इनपुट तो चाहिए। तो हमने एंड में एक 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर बायस होगा तो 1 हमेशा ऐड होगा। ठीक है, इनपुट के साथ हमने एक 1 ऐड कर दिया जो बायस के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 अगर बायस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। सो तो हमने इनपुट के साथ एक 1 ऐड कर दिया अगर बायस है तो। उसके बाद हमने, अगर हम ये सारी चीज़ें देखें, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो फाइनल एरे लिया, कि जो मल्टीप्लाई होके आता है, इनपुट और वेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, उसको हम सेव करेंगे फाइनल एरे के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट और वेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि नमपाई एरे के अंदर कन्वर्ट कर लो। उसके बाद सिर्फ ये वाला ऑपरेटर लगा दो मल्टीप्लाई वाला, वो अपने आप मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इजी कर देता है नमपाई हमारे लिए कुछ काम। अगर आपको नमपाई नहीं आता, इट्स ओके। बेसिकली नमपाई एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की। अगर हम दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करते, तो उसका मल्टीप्लाई करने का मेथड अलग होता है, लेकिन नमपाई के अंदर हम सिर्फ ये वाला मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता, तो आप बेसिकली नॉर्मल 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो लूप लगा के, नॉट अ बिग डील। ओके, तो हमने इनपुट एरे को मल्टीप्लाई किया वेट्स वाले एरे के साथ, उसको सेव कर लिया फाइनल एरे के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ये फाइनल एरे आया हमारे पास, जो उसकी सारी वैल्यूज़ आई, उनको ऐड कर लिया एक साथ। तो ये वाला मैंने ऑपरेटर लिया लगाया है, np.sum, इससे सारी के सारी वैल्यूज़ ऐड हो गई आपस में, और इसको सेव कर लिया मैंने आउटपुट सम के अंदर। इजी। तो हमने क्या किया, इनपुट को मल्टीप्लाई किया वेट्स के साथ, बाद में सारे के सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। एक्टिवेशन फंक्शन, मैंने बात की थी, ऐड होने के बाद एक चीज़ आती है एक्टिवेशन फंक्शन नाम की। तो हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, और उसके बाद, और हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो हम वापस पीछे जाते हैं। हमने लगाया स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन होता क्या है, स्टेप फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर वैल्यू 0 होती है अगर इनपुट 0 से कम हो, और वैल्यू 1 होती है अगर इनपुट वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। स्टेप फंक्शन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो, एग्जाम्पल आप बीच में एक लाइन खींच रहे हो, दो बॉल्स के बीच में, एक तरफ ग्रीन बॉल्स है, एक तरफ येलो बॉल्स है। मैं उसके बीच में लाइन खींच रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस साइड पे ग्रीन बॉल है, इस साइड पे येलो बॉल है। तो उनकी जो कलर की वैल्यूज़ है वो एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, वो या तो ग्रीन होगी या येलो होगी, वो बीच में कहीं पे नहीं आ सकती। वो येलो और ग्रीन के बीच में नहीं आ सकती। अगर वो बीच में आती तो डिफरेंट केस था।
तो वैसे ही मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जो डिवाइड करे एक प्लेन को या एक स्पेस को बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो वो स्टेप फंक्शन के अंदर मैं कर पा रहा था, लाइक दिस। तो स्टेप फंक्शन के अंदर मैं कर पा रहा था। तो स्टेप फंक्शन मैंने कहाँ पर डिफाइन किया है? स्टेप फंक्शन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। आप और भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पर स्टेप फंक्शन के अंदर देख सकते हो, अगर मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा है तो आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आउटपुट 0 होगा। दैट इज़ अ स्टेप फंक्शन। और आप इस क्लास के अंदर मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हो।